सेकेंड ईयर आर्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 1 और लेसन नंबर 1 समष्टि अर्थशास्त्र का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे और आज भी कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं इसके समष्टि अर्थशास्त्र के, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे पूंजीवाद क्या होता है, पूंजीवाद किसे कहते हैं। जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा, जो अर्थव्यवस्था है वो 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर या तो सरकार का या समाज का स्वामित्व होता है, तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है और इसका मेन उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण। ये होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। और दूसरा होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद का मतलब होता है जब उत्पादन के साधनों पर एक निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं या पूंजीवाद कहते हैं। और इसका मेन उद्देश्य होता है व्यक्तिगत लाभ कमाना। तो आपने सामाजिक अर्थव्यवस्था देख ली, जिसमें का मेन उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसका मेन उद्देश्य होता है व्यक्तिगत लाभ कमाना। इसका समाज कल्याण से कोई सरोकार नहीं होता है। तो ये होता है पूंजीवाद, यानी उत्पादन के साधनों पर एक निजी व्यक्ति का अधिकार होता है और इसका मेन उद्देश्य होता है व्यक्तिगत लाभ कमाना। ये होता है पूंजीवाद। और मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है, जिस अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों व्यवस्था पाई जाती है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे हमारे भारत में है। फिलहाल हमें पूंजीवाद देखना है। तो पूंजीवाद जो अर्थव्यवस्था है वो एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें ये निजी व्यक्ति का उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है और ज़्यादातर उसका व्यक्तिगत लाभ कमाना है, इसका मेन उद्देश्य होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखिए। मूल्य यंत्र द्वारा नियंत्रण, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि ये जो है व्यक्तिगत जो है इसमें अधिकार होता है, एक निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, तो इसमें जो कीमत यंत्र होता है इस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये मूल्य यंत्र द्वारा नियंत्रित होती है क्योंकि निजी हाथों में होता है, तो ये स्वयं उसका मूल्य निर्धारित करते हैं, स्वयं उसको कंट्रोल करते हैं। दूसरी विशेषता है केंद्रीय योजना का अभाव। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें केंद्रीय योजना का अभाव होता है, क्योंकि ये जो व्यक्तिगत हाथों में होती है, निजी हाथों में होती है, उद्योगपतियों के हाथों में होती है, तो इसमें केंद्रीय योजना का अभाव होता है। तीसरा इसमें है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक क्षेत्र में इसमें पूर्ण रूप से लोग स्वतंत्र होते हैं, जैसे उपभोक्ता की स्वतंत्रता, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, बचत करने की स्वतंत्रता, विनियोग करने की स्वतंत्रता, इन्वेस्टमेंट करने, मतलब ये सारी जो है पूरी तरह से जो उपभोक्ता है तो वो स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है। निजी संपत्ति का अधिकार, प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, वर्ग संघर्ष होता है, आर्थिक असमानताएं पाई जाती है। तो ये पूंजी जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी विशेषताएं हैं। तो इसमें स्वतंत्र प्रतियोगिता हो गई, वर्ग संघर्ष, यानी पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है इसमें एक वर्ग बहुत जो है, इस अर्थव्यवस्था में एक वर्ग बहुत ही जो है उच्च स्तर को प्राप्त कर लेता है, दूसरा जो वर्ग होता है बहुत निम्न स्तर का रह जाता है। इसलिए इसमें असमानता उत्पन्न हो जाती है और वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। जो उच्च क्लास के होते हैं और जो निम्न कोटि के होते हैं जिनके बीच क्या होता है, वर्ग संघर्ष हो जाता है। और दूसरी इसमें नेक्स्ट दिया है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता का मतलब यह है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा धनी हो जाते हैं और जो कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता हमने देख लिया। अब इसमें आइए देखते हैं हम उपभोग वस्तुएं, कंज्यूमर गुड्स। उपभोग वस्तुएं, प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र में आप आगे पढ़ोगे, जो वस्तुएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है उपभोग वस्तुएं और दूसरी होती है उत्पादक वस्तुएं, जो इसमें नीचे दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए आप, उपभोग वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उपभोग वस्तुएं, जो कंज्यूमर गुड्स जिसे कहते हैं। उपभोग अथवा उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उपभोक्ता द्वारा अंतिम उपभोग के लिए खरीदी और उपयोग की जाती है। यानी उपभोग वस्तुएं वो होती हैं
जिसका उपयोग जो है अंतिम रूप से उपभोक्ता स्वयं करता है। जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, वो क्या होता है, उस वस्तु का उपभोग स्वयं करता है और जिनका आगे की किसी उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये होती उपभोग वस्तु। उपभोग तो जैसे मैं मान ली मेरे पास बाइक है, मैंने बाइक लिया, मैं उपभोग कर रहा हूँ। जैसे मैंने जो है आटा है मेरे पास, दाल है, चावल है, मैं खा रहा हूँ, मैं उपभोग कर रहा हूँ। तो ये क्या है, बाइक है, मोटर गाड़ी है, या जो है हमारे पास क्या है, साइकिल है, ठीक है, किताब है, ये क्या है, ये उपभोक्ता वस्तुएं हैं, हम इसका उपभोग करते हैं। तो ये हो गई उपभोग वस्तुएं, मतलब ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोग अंतिम उपभोक्ता करता है। ठीक हो गया। और जो उपभोग वस्तुएं होती हैं वो होती हैं दो प्रकार की। एक होती है टिकाऊ जो है वस्तुएं, टिकाऊ उपभोग वस्तुएं, और दूसरी होती है गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं। तो टिकाऊ उपभोग वस्तुएं क्या है, टिकाऊ का मतलब होता है जो लंबे समय तक जिसका हम उपभोग करते हैं। जैसे हमने कार ले लिया तो हम कई साल तक चलेगी, हमने लैपटॉप ले लिया तो कई साल तक, हमने किताब ले लिया कई साल तक चलेगी। ठीक है, तो ये होती है उपभोग वस्तुएं। हमने बाइक ले लिया तो कई साल तक चलेगी। तो ये होती है टिकाऊ वस्तुएं जिसका हम उपभोग करते हैं। दूसरी होती है गैर टिकाऊ वस्तुएं। गैर टिकाऊ वस्तुएं में जैसे हम जो है जो खाने पीने का सामान है, जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक है, हमारा खाने का सामान है, आलू दाल चावल तेल, ये सब क्या है, ये गैर टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। मतलब हमने लिया, उपभोग कर लिया, ये ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं होती। तो उपभोग वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, जो है जिसको अंतिम रूप से उपभोक्ता स्वयं उपभोग करता है, और ये टिकाऊ वस्तुएं होती हैं और गैर टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। दूसरा इसमें है उत्पादक वस्तुएं, प्रोड्यूसर गुड्स। ध्यान से देखिए, उत्पादक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग उत्पादन करने में किया जाता है, जिनके द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, वो होती है उत्पादक वस्तुएं। तो उत्पादक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो एक फर्म द्वारा उपभोक्ता वस्तुएं उत्पादित करने के लिए प्रयोग, मतलब जिनके द्वारा उत्पादन किया जाता है, वो होती है उत्पादक वस्तुएं। उत्पादक वस्तुएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मध्यवर्ती वस्तुएं और दूसरी होती है पूंजीगत वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं और दूसरी होती है पूंजीगत वस्तुएं। तो मध्यवर्ती वस्तु पहले समझ लेते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन्हें एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म के से कच्चे माल के रूप में खरीदा जाता है। ध्यान देखिए, जो मध्यवर्ती वस्तु है ये उत्पादक वस्तु है। यानी उत्पादक वस्तु मतलब क्या होता है, उत्पादक वस्तु का मतलब इससे उत्पादन होगा, ये उत्पादक वस्तु होती है। तो जैसे मान लीजिए जो है मध्यवर्ती वस्तुओं में, जैसे मान लीजिए चीनी मिल है, चीनी मिल है तो मिल तो सीधी चीनी बना नहीं देगी, बल्कि वो क्या करेगी, पहले उसको गन्ना चाहिए। चीनी बनाने के लिए क्या चाहिए, उसको गन्ना चाहिए। तो गन्ना क्या है, चीनी का मध्यवर्ती वस्तु है। ठीक हो गया, चीनी क्या है, उसका मध्यवर्ती वस्तु है। अब जो चीनी क्या है, जैसे हमें मिठाई बनाना है, मिठाई की दुकान है, स्टॉल हमारे पास, हम मिठाई बना रहे हैं, तो मिठाई बनाने के लिए क्या चाहिए, चीनी चाहिए। तो चीनी क्या हो गया, मिठाई की मध्यवर्ती वस्तु हो गया। यानी अंतिम फाइनल जो सामान जो है वस्तु बनना है, जो वस्तु फाइनल बन के हमारे सामने आती है, उपभोक्ता के सामने आती है, तो उसके बनने से पहले उनमें और जो जो चीज़ें मिलाया जाता है वही उसकी जो है क्या हो गया, मध्यवर्ती वस्तु हो गया। ठीक है, ये क्या है, मध्यवर्ती वस्तु हो गया। भाई चीनी, हमको चाय बनाना है तो हमको इसमें चीनी डालेंगे, डालेंगे तभी तो वो चाय तैयार होगी। तो चाय बनने में क्या हो रहा है, चीनी का इस्तेमाल हो रहा है। मिठाई हमको बनाना है तो मिठाई बनने में क्या हो रहा है, हमको चीनी का इस्तेमाल हो रहा है। चीनी बनाना है तो चीनी बनाने में हमें गन्ने का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हो गया हमारी मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु मतलब मध्य में रहती है। मध्य में रहने का मतलब ये है या भी वो फाइनल रूप से उपभोग करने के लिए तैयार नहीं होती है। जैसे दूध है, दूध से मलाई बनाना है, मलाई मिठाई बनाना है, दूध का भी इस्तेमाल किया जाना है। तो हम जो है दूध मिठाई बनाने के लिए दूध क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि जो है दूध से मलाई बनेगी, मलाई से मिठाई बनेगी। मिठाई की मध्यवर्ती चीनी भी है, मिठाई की मध्यवर्ती दूध भी है। ठीक है, तो ये होता है जो है हमारा मध्यवर्ती वस्तु। और इसी में एक होता है अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु का मतलब जब वस्तु बनकर तैयार हो जाती है, जिसका हम सीधे उपयोग करते हैं, फाइनल उपयोग करते हैं।
अंतिम वस्तु का मतलब है जब उपभोक्ता के लिए वस्तु बन के तैयार हो जाती है। जैसे मिठाई है, मिठाई उपभोक्ता की अंतिम वस्तु है, तो मिठाई बनाने के लिए मध्यवर्ती वस्तु चीनी है, ठीक है। तो मध्यवर्ती चीनी तब है जब मिठाई बनाने में यूज हो रही है, और अगर हम चीनी सीधे खा ले रहे हैं तो वो हमारे लिए अंतिम वस्तु हो जाती है, ठीक है। मिठाई भी अंतिम वस्तु है और चीनी भी अंतिम वस्तु है, लेकिन मिठाई बनाने में चीनी मध्यवर्ती वस्तु है, चीनी को अगर हम डायरेक्ट खा लेते हैं तो हमारे लिए अंतिम वस्तु है। जैसे दूध है, दूध अगर हम पी ले रहे हैं तो हमारे लिए अंतिम वस्तु है, लेकिन दूध का इस्तेमाल मिठाई बनाते हैं तो दूध वहाँ मध्यवर्ती वस्तु है। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको करना है। और इसमें जो है उत्पादक वस्तु में एक तो मध्यवर्ती वस्तुएँ हो गया, दूसरा इसमें है पूंजीगत वस्तुएँ। पूंजीगत वस्तुएँ का मतलब होता है जिससे हम जो है क्या करते हैं, धन अर्जित करते हैं। जैसे हम धन अर्जित कर, जैसे हमने कंप्यूटर की दुकान खरीद ली, कंप्यूटर की दुकान बना ली, तो कंप्यूटर की दुकान हमने बना लिया। अब कंप्यूटर की दुकान बना लिया तो हमने बहुत सारे कंप्यूटर वहाँ रख लिया, अब उससे हम क्या कर रहे हैं, उससे हम जो है धन कमा रहे हैं, तो ये पूंजीगत वस्तु है। जैसे मशीन है, मोटर है, ये सब क्या है, जो मोटर है, मशीनरी वाले सामान है, लैपटॉप, ये क्या है, लैपटॉप का इस्तेमाल अगर हम कमाने के लिए कर रहे हैं तो वो भी हमारी पूंजीगत वस्तुएँ हैं। जैसे फैक्ट्री कारखाना में मशीनें लगी हैं, उससे हम जो है उत्पादन कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो वो भी पूंजीगत वस्तुएँ हैं। तो पूंजीगत वस्तुओं का मतलब ये हो गया जिससे पूंजी का निर्माण होता है, जिससे हम धन अर्जित करते हैं। तो ये देखिए कुछ चीज़ें इसमें हो गई। अब उसके बाद अंतिम उत्पाद क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जब जो है कोई सामान बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। जैसे मिठाई है, मिठाई बनाने से पहले चाहे जितने स्टेप हैं वो सारे स्टेप पार करते करते जब वो पूरी तरह बन के तैयार हो गई तो वो अंतिम उत्पाद है। जैसे कपड़ा है, फैक्ट्री से कपड़ा निकलता है, कपड़ा बन के आता है, तो वो बन के आता है, अब वो क्या करते हैं, फिर हम लियात खरीदते हैं, दर्जी को देते हैं, सिलने के बाद जब तैयार हो गया तो अंतिम उत्पाद है। या हम मार्केट से रेडीमेड गारमेंट खरीद ले, डायरेक्ट खरीद लेते हैं, बना बनाया कपड़ा खरीद लेते हैं, तो अंतिम उत्पाद है। तो ये अंतिम उत्पाद होता है जो उपभोक्ता के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है, वो अंतिम उत्पाद है। उसके बाद इसमें आप आइए देखते हैं स्टॉक और प्रवाह, स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक का संबंध एक समय बिंदु अथवा किसी निश्चित समय से होता है। स्टॉक का मतलब ये होता है, जैसे हम क्या करते हैं, हम सामान को स्टॉक करके रखते हैं। भले हमने मान लिया हमारा कोई धंधा है और हम धंधे में क्या करते हैं, हम उसको ज़्यादा लाभ कमाने के लिए सामान को स्टॉक करके रखते हैं, ठीक है। तो स्टॉक क्या होता है, स्टॉक का जो संबंध होता है वो समय बिंदु से होता है, पॉइंट ऑफ टाइम से होता है। मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय में हम उसको स्टॉक करके रखते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम से होता है। और जो प्रवाह होता है, प्रवाह माने फ्लो, इसका क्या होता है, इसका संबंध होता है समयावधि से, समयावधि पीरियड ऑफ टाइम से, समय में एक पीरियड ऑफ टाइम से, यानी समय कुछ समय के लिए होता है। तो ये होता है स्टॉक और प्रवाह। प्रवाह जो होता है निश्चित समय के लिए होता है जो है, और वो और स्टॉक जो होता है वो किसी निश्चित जो है टाइम के लिए होता है। एक टाइम मतलब एक बिंदु के लिए, एक बिंदु निश्चित बिंदु पर वो जो है उसका उसे काउंट किया जाता है, और ये एक जो है निश्चित समय के लिए काउंट किया जाता है। जो प्रवाह होता है निश्चित समय के लिए, वो निश्चित एक बिंदु के लिए, निश्चित टाइम के लिए। उसके बाद इसमें देखो निवेश है। निवेश क्या है, निवेश तो एक इन्वेस्टमेंट है, यानी हम क्या करते हैं जो है अपना पूंजी लगाते हैं। तो निवेश का मतलब पूंजी निर्माण की प्रक्रिया, मतलब हम पूंजी कहीं लगा देते तो उससे हमें पूंजी का निर्माण होता है, हमसे हमारी जो है बचत होती है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया इन्वेस्टमेंट है। मान लो हमने प्लॉट खरीद लिया तो प्लॉट हमारा धीरे धीरे बढ़ेगी, तो वो निर्माण पूंजी का निर्माण हो रहा है, पूंजी हमारी बढ़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट हो गया। मिलावट या मूल्य ह्रास, घिसावट या मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन। मूल्य ह्रास का मतलब उत्पादन प्रक्रिया के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाली घिसावट को मूल्य ह्रास है। मूल्य ह्रास का मतलब ये होगा, जैसे मान लीजिए हमने कार खरीद ली। अब कार हमने खरीद ली तो कार खरीदने पर क्या हो गया, साल 2 साल 3 साल बीत गया, तो 3 साल बीतने के बाद क्या हो जाता है, उसका मूल्य जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। या फिर कुछ ज़्यादा जब टाइम हो जाता है तो ज़्यादा टाइम होने के बाद वो क्या हो जाता है, वो जो है उसका मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मूल्य ये होता है मूल्य ह्रास, ठीक है। तो कोई भी सामान अगर हम खरीदते हैं तो जैसे जैसे समय बीतता है तो समय बीतने के साथ वो धीरे धीरे जो है ये उसके पार्ट कमज़ोर हो जाते हैं,
तो इस वजह से और जो है वो उसके जो उसमें जो पहले जैसी चीज़ें होती हैं वो नहीं रहती है, तो उसका धीरे धीरे क्या होता है, मूल्य जो रेट है वो गिर जाता है, मतलब कम हो जाता है, तो उसी को मूल्य ह्रास कहते हैं। ठीक है, उसको मूल्य क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास कहते हैं। और आय का चक्री प्रवाह, आय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आय का चक्री प्रवाह से अभिप्राय है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय के प्रवाह, वस्तुओं और सेवाओं के चक्री प्रवाह से। आय का चक्री प्रवाह का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आय, मैं जो है काम करता हूँ तो मुझे इनकम मिलती है, काम करता हूँ तो मुझे इनकम मिलती है, मैं लेकिन जहाँ काम काम के अपने जो मुझे इनकम मिलती, आय मिलती है, उस आय के बदले मुझे काम के बदले में आय मिलती है, तो मैं कहाँ जो आय मिलती है, आय के बदले मैं अपनी श्रम सेवा देता हूँ। ठीक है, अपनी सेवा देता हूँ। तो फैक्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ, तो फैक्ट्री क्या कर रही है, फैक्ट्री मुझे जो है मेरे ऊपर व्यय कर रही है, मुझे खर्च कर रही है, मेरे ऊपर खर्च कर रही है, मुझे इनकम दे रही है। अब फैक्ट्री क्या करती है, फैक्ट्री जिस चीज़ों का मेरी सेवा के माध्यम से जिन चीज़ों का निर्माण कर रही है, तो उसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है। अब उसका उत्पादन हो रहा है, तो उत्पादन करके वो वस्तुएं फिर मेरे पास आ रही हैं, तो उस वस्तु को जब मैं लेता हूँ तो उसके बदले में फिर मैं पुनः वापस उसी आय को देता हूँ। तो ये एक आय का चक्री प्रवाह का मतलब ये हो गया कि मैं जो है काम करके अपनी सेवाएं देके आय प्राप्त कर रहा हूँ, और फिर मैं उस आय से विभिन्न वस्तुएं जो है वहाँ से खरीद के वही आय वहाँ पुनः वापस दे रहा हूँ। तो ये होता है आय का चक्री प्रवाह। यानी जो आय होती है, चक्री प्रवाह का मतलब आय किसी माध्यम से मेरे पास आती है, फिर किसी न किसी माध्यम से पुनः वापस चली जाती है, तो जो ये एक सर्किल बनता है, इसी को सर्कुलर जो है फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है। तो मेरे समझ से ये बातें आपको समझ में आ गई है। और ये जो कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं मैंने आपको बता दिया है, कि मैंने कल इसके पहले वाली में बताया था कि ये ऐसे पॉइंट हैं जिनको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पूरी तरह से कंठस्थ कर लेना है, तभी इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो हम जो है बहुत अच्छे से हमारी समझ में आ पाएगी। तो इसको बड़े जो है ध्यान से एकाग्र होकर आप इन चीज़ों को जो है इस वीडियो को देखिए और जो है इसे समझने का प्रयास कीजिए। आगे का जो इसमें सवाल है या जो चीज़ें हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।